राजमहल जो है यहां भी काली मृदा पाई जाएगी राजमहल में। चलिए एक प्रश्न बताइए, राजमहल में हमने कहा काली मृदा पाई जाएगी, हमने कहा यह राजमहल जो है जो कि उत्तर पूर्वी छोर है छोटा नागपुर पठार का, हमने कहा राजमहल में काली मृदा पाई जाएगी। अब हमें यह बताइए हाँ या ना में कि राजमहल में जो काली मृदा पाई जा रही है क्या वो उस काली मृदा का संबंध जो है दक्कन लावा निर्माण से है? क्या ये जो काली मृदा पाई जा रही है राजमहल में क्या इसका संबंध क्या है? क्या वो दक्कन लावा के साथ ही उद्गार यहां हुआ था? क्या ये क्रिटेशियस काल में लावा उद्गार है, उसी से जो है निर्मित काली मृदा है? हाँ या ना? हमने कहा कि राजमहल में जो काली मृदा, जैसे आप देख रहे हैं छोटा नाग ये दक्कन पठार पर काली मृदा का निर्माण हुआ क्रिटेशियस काल में लावा उद्गार के बाद, तो हमने कहा यहां जो राजमहल में ये जो काली मृदा का निर्माण हुआ है, अभी आपसे पूछ दे मान लीजिए प्री में कि क्या इस काली मृदा का संबंध भी ठीक है क्रिटेशियस काल में हुए लावा उद्गार से है? हाँ या ना? कुछ लोग कह रहे हैं हाँ, देखते हैं क्या क्या उत्तर आता है। चलिए खैर, तो याद रखिएगा ये वाला जो काली मृदा है राजमहल में, हाँ ये नहीं है, याद रखिएगा, यस नहीं नो, ये जो राजमहल में काली मृदा का निर्माण हुआ है ये क्रिटेशियस काल के लावा से पहले का उद्गार है। ठीक है, ये क्रिटेशियस काल के लावा के पहले का उद्गार। हाँ जितने लोग कह रहे हैं वो गलत हैं, जितने लोग हाँ कह रहे हैं वो गलत हैं, सरासर गलत हैं, याद रखिएगा। ठीक, तो कुल मिला जुलाकर ये जो है काली मृदा, यहाँ याद रखिएगा राजमहल वाले क्षेत्र में जो काली मृदा का निर्माण है वो क्रिटेशियस काल के लावा उद्गार से संबंधित नहीं है, यहाँ और पहले उद्गार हुआ था, उससे क्या है क्रिटेशियस काल से पहले का उद्गार है और वहां क्या है लावा का निर्माण हुआ, तो उससे संबंधित नहीं है, याद रखिएगा। चलिए खैर, तो ये चीजें देख रहे हैं आप, और यहीं आप देखिए इसमें अब ये पूरे सारे रीजन्स हो गए। अब इसमें आप देखिए जरा आइए, ये पूरा एरिया जो आपने देखा, आपको ये पहले बता चुके हैं कि इसी का भाग राजमहल गारो गैप आपको बता दिया, और ये बता दिया मेघालय पठार शिलांग जो है इसी का हिस्सा है। ठीक है, ठीक, तो इन चीजों को आप ध्यान से देखिएगा और समझिए। आगे बात करते हैं। अब यहां इस पर्टिकुलर एरिया को आपने देख लिया, समझा, ये जो पूरा आपने पढ़ा यहां, ये अभी आपने जो देखा पूरा ये एरिया तक, पूरा ये ठीक है, ये पूरा एरिया छोटा नागपुर पठार, हमने कहा बघेलखंड, पूरा ये जो मालवा और ये सब ये बुंदेलखंड मालवा ये सब रीजन, इसी को क्या बोला जाता है? देखिए ये पूरा पठारी भाग में इसको क्या बोलेंगे? ये देखिए ये मध्य पठारी हिस्सा है, ये भारत का क्या है? मध्य पठारी हिस्सा है, ये भारत का मध्य पठारी हिस्सा है, तो ये मध्य पठार है, मध्य उच्च भूमि, इसी को क्या बोलेंगे? पूरे को मध्य उच्च भूमि, मध्य उच्च भूमि बोलेंगे, मध्य उच्च भूमि बोलेंगे। चलिए अब इसके बाद आप आएंगे इधर की तरफ, तो यहां मध्य उच्च भूमि आपने देख लिया। अब आइए आपको ले चलते हैं यहां, ठीक है, आप ये देखिए, अब आप बात करेंगे यानी विंध्यन से नीचे नर्मदा घाटी, उसके नीचे सतपुड़ा पे। आइए अब सतपुड़ा लेकर चलते हैं आपको। सतपुड़ा कहां चलेंगे हम लोग? सतपुड़ा, याद रखिएगा ये सतपुड़ा, सतपुड़ा। तो सतपुड़ा जो है हिल्स, सतपुड़ा जो हिल्स है पहाड़ी है, ठीक है, नर्मदा घाटी के दक्षिण में आप देखिए स्थित है, और इसका जो विस्तार है वो आप देखेंगे इसी में गुजरात से राजपीपला पहाड़ी आपको मिलेगी, राजपीपला। तो इसका विस्तार पश्चिम में गुजरात की राजपीपला पहाड़ियों से लेकर, राजपीपला इसी का हिस्सा है, तो पश्चिम में राजपीपला पहाड़ी से लेकर यहां आप देखेंगे पूरब में ये मैकाल श्रेणी तक विस्तृत, मैकाल श्रेणी से आकर मिल जाता है, तो पूरब में मैकाल श्रेणी तक, पश्चिम में राजपीपला की पहाड़ियों से लेकर गुजरात में, और पूरब में मैकाल श्रेणी तक। मैकाल श्रेणी कहां है आप देखिए, मैकाल जिसकी सबसे ऊंची चोटी अमरकंटक, तो मैकाल श्रेणी आप देखेंगे छत्तीसगढ़, यहीं से क्या है बंटवारा हुआ है, एमपी में आता है ये,
तो एमपी और छत्तीसगढ़ का विभाजन यहीं से, ठीक है, एमपी और छत्तीसगढ़ का हमने कहा विभाजन यहीं से होगा, यही पर्टिकुलर एरिया। तो राजपीपला की पहाड़ी इसी में है। और यहीं आप देखिए धूपगढ़, ठीक है, महादेव हिल्स, एमपी में सबसे इसकी ऊंची चोटी क्या है, धूपगढ़, महादेव हिल्स में। यही जो है महादेव, सतपुड़ा की जो, सतपुड़ा में ही क्या है, महादेव पहाड़ी, महादेव पहाड़ी, ठीक, महादेव पहाड़ी इसी के क्या है, आप देखिए सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़, क्या है इसी की सबसे ऊंची चोटी, धूपगढ़। हाँ, महादेव इसकी सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़। सुनते जाइएगा, देखते जाइएगा। चलिए आइए, अब इसमें आप देखिए, हमने कहा सबसे ऊंची चोटी इसकी धूपगढ़, इसी की है धूपगढ़। ये सतपुड़ा पूरा, यहां तक आएंगे हम मैकाल तक। मैकाल की सबसे ऊंची चोटी अमरकंटक। अब आप देख रहे हैं पूरा जो रीजन, चाहे महादेव आप पहाड़ी की बात कर रहे हैं, चाहे यहां आप देखिए महादेव हिल्स की बात करें, चाहे मैकाल और इधर अमरकंटक, आप नाम से ही समझ पा रहे होंगे कि यहाँ एक प्रकार का, जैसे आप कह लीजिए कि जो शैव संप्रदाय है, जो शिव जी से संबंधित चीजें हैं, वो डोमिनेशन में है। मतलब कल्चरली अगर आप देखें तो एक प्रकार से कह लीजिए कि जो, ठीक है, कल्चरली देखें तो आप कह लीजिए कि शंकर जी का कब्जा है पूरे इस क्षेत्र में, क्योंकि सारे नाम देखिए उन्हीं से मिलते जुलते, सारे नाम क्या उन्हीं से मिलते। अभी और भी आपको नीचे जो है तमाम सारे ऐसे नाम, ठीक है, जब आगे और आप पश्चिमी घाट में बढ़ेंगे, त्र्यंबकेश्वर, ठीक है, तमाम सारे ऐसे त्र्यंबके, बहुत सारे और नाम आपको ऐसे इस प्रकार से क्या है प्राप्त होंगे। खैर चलिए, ये रीजन यहां तक हमने कहा मैकाल श्रेणी, अमरकंटक, जो कि आप कह लीजिएगा एक अरीय प्रतिरूप बनाता है, ठीक है, यही आप सुन लीजिए, मैकाल श्रेणी क्या है, अमरकंटक, मैकाल श्रेणी एक अरीय प्रतिरूप। अरीय प्रतिरूप का तात्पर्य होता है, जैसे मान लीजिए कोई एक पहाड़ी क्षेत्र है, वहां से नदियां निकलकर रेडियल पैटर्न, चारों तरफ नदियां देखिए, वहां से कई तरफ नदियां निकली हैं अलग अलग, तो उसको अरीय प्रतिरूप कहा जाता है। तो कई बार मान लीजिए पूछ देता है क्या ये अरीय प्रतिरूप का निर्माण करता है, तो हाँ, तो अरीय प्रतिरूप का निर्माण करता है। और यहीं से देखिए, ये जो आप देख रहे हैं 1312 किलोमीटर लंबी जो आपकी नर्मदा नदी है, जो जाकर इधर गिरती है अरब सागर में और एस्चुरी या ज्वारनदमुख का निर्माण करती है। इसको अलग से नदियों में देखेंगे, आप जानते हैं सारे पक्ष को अलग अलग देखा जाएगा। तो यहीं से निकलती, इसके साथ यहीं सोन नदी यहीं से निकलकर जाकर गंगा में सहायक है, सोन नदी, जो कि पटना, बिहार में पटना से पहले गंगा से जाकर मिलती है। तो ये सब यहीं इसी पर्टिकुलर क्या है समय, और यहीं से विभाजन हुआ इधर एमपी और छत्तीसगढ़, पहले दोनों एक में थे, आपको पता है। चलिए अब यहां से आगे बढ़ते हैं, देखते जाइएगा। अब देखिए इसके बाद यहां से नीचे जाके देखेंगे आप तो तापी नदी, तापी, सतपुड़ा के दक्षिण में तापी नदी आप जानते हैं इधर, ठीक है, तापी नदी जो है उसी सतपुड़ा के दक्षिण में आप देखिए, उसी से लगा हुआ बैतूल पठार, तो बैतूल पठार यानी बैतूल पठार, और इसी बैतूल पठार से देखिए आगे यमपित महाराष्ट्र तक आप देखेंगे, यहीं से विस्तार है महाराष्ट्र तक। देखेंगे आप कौन सा, गाविलगढ़ की पहाड़ियां, तो गाविलगढ़ की जो पहाड़ियां हैं वो एमपी और महाराष्ट्र तक उसका क्या है फैलाव है, गाविलगढ़ की पहाड़ियां इसी से जुड़ी हुई। और उसके बाद फिर ये तापी नदी का जो मुहाना है, जो आप जानते हैं सूरत इसी तापी नदी के तट पर है, सूरत वस्त्र उद्योग के लिए बहुत प्रसिद्ध है, आप जानते हैं। तो इसके बाद आप देखिए, यानी अब इसके दक्षिण, यानी तापी घाटी के दक्षिण में पूरा जो आपका एरिया होगा, अब आप देखिए उसको क्या, तापी नदी के दक्षिण वाला, तापी नदी के मुहाने से लेकर यहां आप देखिए कन्याकुमारी तक, तापी नदी के मुहाने से लेकर इधर कन्याकुमारी तक, तापी नदी के मुहाने से लेकर कन्याकुमारी तक। इसका मतलब गुजरात से लेकर तमिलनाडु तक कितने राज्य हो गए, 6, गुजरात, महाराष्ट्र, ठीक है, गोवा, कर्नाटका, ठीक, केरला, तमिलनाडु, कुल 6 राज्यों में यह फैला हुआ पश्चिमी घाट। क्या आ गया, पश्चिमी घाट। देखिएगा पश्चिमी घाट क्या है, निर्माण क्या हुआ, पश्चिमी घाट के तटीय एरिया में क्या हो गया, पश्चिमी तटीय मैदान,
और ये क्या हो गया, पश्चिमी घाट। ध्यान दीजिएगा, पश्चिमी घाट। चलिए, अब ये जो पश्चिमी घाट आप देख रहे हैं, जो कि मैंने बताया कुल 6 राज्यों में, आपको नाम भी बताया, 6 राज्यों में फैला हुआ है। आप देखिए कि ये जो है, कहा जाता है गुजरात से लेकर यहाँ, इस आपको गुजरात से लेकर यहाँ जो आपका तमिलनाडु है, इसमें आप देखेंगे लगभग 1500 किलोमीटर, ठीक है। कहीं कहीं किताबों में 1200 किलोमीटर, कहीं कहीं 1500 किलोमीटर है। तो आप कहिए अधिकतम 1500 किलोमीटर की लंबाई में अरब सागर के तट के समानांतर ये फैला हुआ है, ठीक है, गुजरात से लेकर तमिलनाडु तक, कन्याकुमारी तक। और ये जो पश्चिमी घाट आप देख रहे हैं, पश्चिमी घाट, ये पश्चिमी जो घाट आप देख रहे हैं, पश्चिमी घाट, ये पश्चिमी घाट क्या है, एक कगार पर्वत। ये क्या है, एक कगार पर्वत है। ये कगार पर्वत एक फॉल्ट है। ये क्या है, एक कगार पर्वत, एक भ्रंशोत्थ कह लीजिए, भ्रंश एक ब्लॉक माउंटेन की तरह। कैसे है ये, ब्लॉक माउंटेन की तरह है, कगार पर्वत है, ठीक। ये कगार पर्वत, ये ब्लॉक। अब ये कैसे निर्मित हुआ, समझिए ये कैसे निर्मित हुआ। अब ये देखिए ध्यान से, जब ये इंडियन प्लेट ऐसे नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्वी दिशा में, अब तो ये उत्तर ऑलमोस्ट हो गई है, तो जब ऐसे जो कि एंटी क्लॉकवाइज जब ऐसे जो है ये जाकर ऐसे टकराई, ये उत्तरी भाग नीचे हुआ, सबडक्ट हुआ। प्लेट टेक्टोनिक में विस्तार से समझेंगे आप, लेकिन आप समझ लीजिए कि 2 प्लेट टकराई, तो ये नीचे की तरफ जब दबी तो इसका पश्चिमी हिस्सा उठ गया। ऐसे देखिए, ये नीचे दबा तो ये उठ गया, जैसे ये हाथ है, तो पश्चिमी हिस्सा जब उठ गया तो यहीं से क्या हो गया, ये कगार की तरह टूट कर, जैसे मान लीजिए आप देखते हैं ना कगार वगैरह टूट कर नदियों के किनारे कैसे गिरते हैं, तो ये टूट कर ये वाला भाग क्या है, गिर गया, पश्चिमी भाग टूट कर गिर गया। इसीलिए हमने कहा ये कगार पर्वत है। तो ये कगार पर्वत है, ये टूट कर गिर गया, और इसीलिए क्या है, ये एक खड़े पर्वत की तरह दिखाई दे रहा है। ये खड़े पर्वत की तरह दिखाई दे रहा है, इसको ध्यान से देखिएगा, खड़े पर्वत की तरह दिखाई दे रहा है। तो ये आपका हो गया एक कगार पर्वत। कैसा पर्वत है, कगार पर्वत, कगार पर्वत है ये, ठीक। ये कोई वलित पर्वत जैसी चीज नहीं है। कब बना, जब इंडियन प्लेट जो है टकराई किससे, यूरेशियन प्लेट से, उसी दौरान, यानी टर्शियरी काल के दौरान। देखिए उसी से जस्ट पहले जब टकराहट हुई होगी, तो टर्शियरी काल उसी से पहले ये क्या है, ये निर्माण इसका हुआ। अब आप इसमें एक बात और देखें, ध्यान से देखिएगा, इसमें आपको कुछ चीजें बताएं जो आप ध्यान से समझिएगा। जैसे देखिए भूगोल में एक होता है उन्मज्जन, ठीक है, उन्मज्जन और एक निमज्जन। उन्मज्जन का मतलब इमरजेंस, ठीक है, कभी कभी पूछता है उन्मज्जित और निमज्जित। भूगोल में हमने कहा क्या क्या, उन्मज्जित और निमज्जित, कई बार होगा। देखिए उन्मज्जन की प्रक्रिया, इसको क्या बोलेंगे, हमने कहा इमरजेंस, इमरजेंस। और एक हमने कहा निमज्जन की प्रक्रिया, सबमर्जेंस, सबमर्जेंस। तो उन्मज्जन का मतलब ऊपर, निर्गमन कहिए, चाहे अपलिफ्टमेंट उत्थान कहिए, चाहे हमने कहा उन्मज्जन कहिए, शब्दों को समझिएगा भूगोल की, ठीक है। उन्मज्जन कहिए, चाहे हमने कहा उत्थान कहिए, चाहे हमने कहा निर्गमन कहिए, बात एक ही है। और निमज्जन का मतलब चाहे अवतलन कहिए, अवतलन कहिए, चाहे निमज्जन कहिए, चाहे, ठीक है, आप इसको कहेंगे अधोगमन, ये सारी बातें। ऊर्ध्वगमन का मतलब ऊपर, अधोगमन मतलब नीचे, निमज्जन मतलब निमज्जन ऊपर, निमज्जन मतलब नीचे, उन्मज्जन मतलब ऊपर। तो शब्दों में आप हेर फेर में उसको चीजों को समझिएगा। अब हमने कहा देखिए क्या हुआ है, कभी अगर प्रश्न पूछे तो याद रखिएगा, याद रखिएगा जो आपको बताने जा रहे हैं, बता रहे हैं। देखिए ये कच्छ, ये पूरा पश्चिमी तट की बात आपको बता दें, याद रखिएगा, पश्चिमी तट की बात बता दें, यही इसको समझ लीजिए, पश्चिमी तट की बात हम कर रहे हैं, पश्चिमी तट। ये बना फाल्ट पर्वत, इसको आपको बता दिया एक फाल्ट है। ये क्या है, फाल्ट, क्या बताया, फाल्ट एक, ठीक है, कगार पर्वत, भ्रंशोत्थ पर्वत। अब इसमें याद रखिएगा, ये जो कच्छ पेनिनसुला है, तटीय एरिया में, तटीय इसी से तट मैदान है, जो कच्छ वाला पेनिनसुला है, वो उन्मज्जन का उदाहरण है। कच्छ क्या है, उन्मज्जन है, इमरजेंस यानी इमरजेंस है। जो आप काठियावाड़ देख रहे हैं, जिसको सौराष्ट्र भी कहते हैं, काठियावाड़ या सौराष्ट्र भी जिसको कहते हैं, ठीक है, काठियावाड़ या सौराष्ट्र जिसको कहते हैं, याद रखिएगा ये क्या है, ये काठियावाड़ या सौराष्ट्र, ये निमज्जित है। ये क्या है, निमज्जित है। क्या है, निमज्जित मतलब सबमर्ज्ड है,
सब मर्ज्ड है। वैसे देखिएगा इधर ये जो आपका महाराष्ट्र वाला है, जिसको हम कोंकण कोस्ट कहते हैं, कोंकण, आगे बात करेंगे, महाराष्ट्र, गोवा, कोंकण कोस्ट। तो कोंकण जो कोस्ट है, यही समझ लीजिए, ये क्या है, कोंकण जो कोस्ट, ये भी निमज्जित है, निमज्जित है। और इधर जो केरल वाला मालाबार है, केरल वाला जो मालाबार कोस्ट कहा जाता है, वो क्या है, उन्मज्जित है। वो क्या है, उठा हुआ है, उन्मज्जित। कारण बता रहे हैं आपको, केरल का क्या है, उन्मज्जित, क्योंकि जब ये प्लेट अंदर ऐसे दबा तो इधर वाला ये हिस्सा उठ गया था। तो दक्षिण में जो आप ऊंचाई देखेंगे, जैसे अभी बात करेंगे कि अनाईमुडी आप कहते हैं, ठीक है, आप कहते हैं ना दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी, अन्नामलाई पर्वत श्रृंखला में जो अनाईमुडी है 2695 मीटर सबसे ऊंची है। या आप नीलगिरी में कहते हैं दोदा बेट्टा, अभी हम देखेंगे, बताएंगे, ठीक है, नीलगिरी में दोदा बेट्टा। ये सब क्या है, क्योंकि ये दक्षिणी भाग, हमने कहा इधर की तरफ ये उठा हुआ, दक्षिण इधर उत्तर में दबा तो दक्षिण में उठ गया, इसलिए दक्षिण में क्या है, आपको ऊंचाई, आपको चोटियों को मिलेंगी। तो याद रखिएगा, तटों के मामले में कच्छ वाला तट क्या है, ये उन्मज्जित, बाहर निकला। काठियावाड़ क्या है, निमज्जित है। कोंकण क्या है, निमज्जित है। और इधर आप देखिए मालाबार क्या है, उठा हुआ, उन्मज्जित है। तो हमेशा याद रखिएगा इसको। अब इधर देखिए, आइए, अब हमने कहा ये जो आपका पश्चिमी घाट है, ठीक, पश्चिमी घाट आप देख रहे हैं, कगार पर्वत हो गया, इसकी जो औसत ऊंचाई है वो पूर्वी घाट की तुलना में ज्यादा है। इसकी ऊंचाई जो औसत देखेंगे आप, ये पश्चिमी घाट जो आप देख रहे हैं, इसकी औसत ऊंचाई 900 से आप देखिए 1300 मीटर के आसपास लगभग। औसत ऊंचाई इसकी 900 से 1300 मीटर के आसपास है। वहीं आप देखेंगे पूर्वी घाट की, कंपेयर करते चलिए, पूर्वी घाट देखेंगे तो मात्र 600 मीटर औसत ऊंचाई मिलेगी। जो आप देखिएगा ये इसकी जो पश्चिमी घाट की जो औसत चौड़ाई है, वह औसत चौड़ाई ज़्यादा नहीं है। पश्चिमी घाट की जो औसत चौड़ाई है वो माना जाता है 50 किलोमीटर के आसपास, वैसे मैक्सिमम 50 से 80 किलोमीटर, 50 to 80 किलोमीटर। तो जो आप देखिए जो इधर वाला है एरिया, यानी जो पश्चिमी घाट आप देख रहे हैं, हमने कहा औसत ऊंचाई 900 से 1300 मीटर, कॉन्टिन्यूअस है, सतत है, एक कॉन्टिन्यूअस है श्रृंखला। बीच बीच में जगह जगह से खाली कुछ गैप्स हैं, दर्रे, जैसे आप देखेंगे महाराष्ट्र में थाल घाट, भोर घाट दर्रा, महाराष्ट्र में थाल घाट, भोर घाट, केरल में आप देखेंगे पाल घाट दर्रा, सेनकोट्टा दर्रा, ठीक है, दर्रे में अलग से उसकी चर्चा भी करेंगे। तो इस प्रकार के दर्रों को जो छोड़ दीजिए तो बाकी क्या है, कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है। पाल घाट दर्रे के ऊपर आप देखेंगे, पाल घाट दर्रे के ऊपर ही क्या है, जहां नीलगिरी आप कहते हैं, नीलगिरी ये वाला प्लेस, नीलगिरी, पाल घाट दर्रे के ऊपर नीलगिरी, यही जो है इधर से आप देखिए, इधर से पश्चिमी घाट और इधर से पूर्वी घाट दोनों ही मिल जाते हैं। नीलगिरी जंक्शन है किसका, केरल, कर्नाटका, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटका, तमिलनाडु, तीन राज्य स्टेट्स का क्या है, स्टेट का तीनों का क्या है, जंक्शन है नीलगिरी, ठीक है। नीलगिरी सबसे ऊंची चोटी उसकी दोदा बेट्टा। तो ये जो एरिया आप देखिए, यहीं पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट मिल जाते हैं। उसी के नीचे क्या है, पाल घाट दर्रा पूरा कटा हुआ है। फिर नीचे क्या है आप देखेंगे, फिर नीचे अन्नामलाई। तो इसको देखते चलिए। तो ये जो है हमने कहा पश्चिमी घाट तापी नदी के मुहाने से लेकर कहां तक, गुजरात में तापी के मुहाने से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तमिलनाडु तक। पहली बात, अरब सागर के तट के समानांतर कगार पर्वत है, ढाल किधर का ज्यादा होगा, जाहिर सी बात है इधर की तरफ टूट कर गिरा है तो पश्चिम में ढाल ज्यादा स्टीप होगा। वेस्टर्न स्लोप्स आर मोर स्टीपर, वेस्टर्न स्लोप्स आर मोर स्टीपर देन ईस्टर्न स्लोप्स। तो पश्चिमी ढाल का क्या है, हमने कहा ये ज्यादा स्टीप स्लोप होगा, ज्यादा क्या है, खड़ा ढाल होगा। पूरब वाला जो ढाल होगा वो क्या होगा, पूरब वाला ढाल वो कम खड़ा होगा, वो कम ढाल होगा उसका, ठीक है। पहली बात ये भी हो गया। ये भी याद रखिएगा, पश्चिमी जो घाट का पश्चिमी भाग है उसको आप कहते हैं विंडवर्ड। क्या बोलेंगे, विंडवर्ड। और क्या कहेंगे उसको हिंदी में, आप उसको बोलेंगे, एक होता है ना विंडवर्ड, एक लीवर्ड। तो इसका मतलब पवनाभिमुख ढाल है। ये इधर वाला पवनाभिमुख ढाल है, ज्यादा ऊंचा है। पूरब वाला ढाल ज्यादा नहीं है। और कैसा है, लीवर्ड यानी वृक्ष छाया क्षेत्र वाला है, यानी पवना विमुख है। पूरब वाला पवना विमुख। तो सारी बातें समझते चलिएगा, पश्चिमी पवना विमुख, पूर्वी पवना विमुख। तो वर्षा कहाँ होगी, पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढाल, पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढाल पर ज्यादा, पूर्वी ढाल पर वृक्ष छाया क्षेत्र का निर्माण होगा। ये सारी बातें इससे संबंधित है। चौड़ाई बता दिया 50 to 80, मैक्सिमम ऊंचाई बता दिया 900 से 1300 मीटर, ठीक है। लंबाई हमने कहा अधिकतम 1500 किलोमीटर आपको बताया, ठीक है।
ये जो आप देख रहे हैं इसमें आप देखेंगे तो यहां आप देखिए कि करीब जो है ये महाराष्ट्र वाला जो सेक्शन है, महाराष्ट्र में इसी को आप देखिए, और ये पुराणों में भी मिलता है। महाराष्ट्र में इसी को सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। सह्याद्री, क्या बोलेंगे? महाराष्ट्र में इसी को सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। इसमें 16 डिग्री के आसपास अगर बंटवारा करेंगे तो 16 डिग्री जो अक्षांश है उसके उत्तर में आप बेसाल्टिक रीजन देखेंगे। 16 डिग्री से जो दक्षिणी वाला है वहां आप देखिए ग्रेनाइट और नीस की चट्टानें ज्यादा मिलेंगी, और 16 डिग्री से उत्तर वाला जो एरिया है अक्षांश वाला वहां आपको बेसाल्टिक चट्टानें ज्यादा मिलेंगी। ठीक है, कई स्तर है लावा का। ठीक है, चलिए, तो ये ढाल आप इसलिए देख रहे हैं। इसमें आप देखिए कई सारी, जैसे आप महाराष्ट्र की बात करेंगे कालसूबाई, महाबलेश्वर, ठीक है, महाबलेश्वर, कालसूबाई। आगे आप आएंगे तो यहां जो है आपको बाबा बुदान, यानी कर्नाटका में बाबा बुदान पहाड़ी, कर्नाटक में कौन सी? बाबा बुदन हिल्स, कर्नाटका में बाबा बुदन हिल, बाबा बुदन की पहाड़ी। बाबा बुदन की पहाड़ी वही कौन सा है वहां? बाबा बुदन की जो पहाड़ी है याद रखिएगा वो चिकमंगलूर रीजन, कर्नाटका का चिकमंगलूर रीजन। इसका मतलब बाबा बुदन पहाड़ी जो रीजन है पश्चिमी घाट में, हमने कहा चिकमंगलूर है, तो आयरन के लिए बहुत उच्च कोटि का लोहा होगा वहां। कुछ मैग्नेटाइट भी होगा, हेमेटाइट भी, उच्च कोटि का लोहा होगा। और आगे जब आप कृषि पढ़ेंगे तो आप देखिए, ठीक है, आगे जब आप कृषि पढ़ेंगे तो एक बात और ध्यान रखिएगा, यही बाबा बुदन हिल्स आप देखेंगे ये कॉफी उत्पादन के लिए भी प्रसिद्ध है। कर्नाटका कॉफी उत्पादन का भी क्या है? एक महत्वपूर्ण राज्य है। तो कॉफी के लिए भी ये क्षेत्र, ये पहाड़ी क्षेत्र कॉफी के लिए भी काफी महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसको भी आप देखिए ध्यान से। तो चलते रहिए आगे। तो बाबा बुदन पहाड़ी है, बाबा बुदन पहाड़ी जो हिल्स है इसको आप देखिए यही है, इसी में बाबा बुदन पहाड़ी, बाबा बुदन पहाड़ी जो क्षेत्र है ये कर्नाटका में है। ठीक है, हमने कहा महाबलेश्वर, कालसूबाई ये किधर है? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में क्या बोले पश्चिमी घाट को? सह्याद्री के नाम से। और यहां जो है आकर आप देखिए यही नीलगिरी, नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी दोदा बेट्टा, नीलगिरी पर ही देखिए पश्चिमी घाट और इधर से पूर्वी घाट आकर मिल गए। 3 राज्यों का हमने कहा, 3 राज्य में पहाड़ियां हो, कर्नाटका, ठीक है, केरला और तमिलनाडु, तीनों का जंक्शन है। इसके नीचे आप जाएंगे तो पालघाट दर्रा, कौन सा दर्रा? पालघाट, केरल में अलग करता है पूरा पालघाट दर्रा। पालघाट दर्रा जो आप देखिए इधर से आपको केरल के महत्वपूर्ण शहरों को इधर कोयम्बटूर या चेन्नई से देखिए जोड़ता है। ठीक है, कोयम्बटूर और चेन्नई से इसी पालघाट दर्रे में आप देखेंगे, यही दर्रे के आगे कोयम्बटूर, तमिलनाडु का क्या है? कोयम्बटूर जो है क्षेत्र। इसके नीचे आप जाएंगे तो आपको मिलेगा क्या? अन्नामलाई पहाड़ी, अन्नामलाई। और अन्नामलाई की सबसे ऊंची चोटी क्या है? अनाईमुडी। अनाईमुडी, ठीक है, क्या है इसका? अनाईमुडी। अन्नामलाई, अन्नामलाई का ही हमने कहा सबसे ऊंची चोटी कौन है? अनाईमुडी। ठीक है, 2695 जो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है। और अन्नामलाई से भी नीचे आप जाएंगे तो कार्डेमम पहाड़ियां आपको मिलेंगी, इलायची की पहाड़ियां। अन्नामलाई से दक्षिण में आपको कैसी? कार्डेमम की पहाड़ी, कार्डामम, कार्डामम या इलायची की पहाड़ियां। इसी कार्डेमम पहाड़ी को क्या कहेंगे? इलायची की पहाड़ियां, इलायची की पहाड़ियां। और ठीक है, इसी की इसकी सबसे ऊंची चोटी क्या है? अगस्थ्यमलई, अगस्थ्यमलई जो मसालों के लिए फेमस है, प्रसिद्ध है। ठीक है, अन्नामलाई जो आप देख रहे हैं पहाड़ी और कार्डेमम केरल और तमिलनाडु के बीच, केरल और तमिलनाडु के बीच। ठीक है, केरल कैसे हो दुर्गेश? कैसे हो दुर्गेश? चलो तो ठीक, जो बोल रहे हैं बेटा उसको सुनते जाइए। ठीक है, जो बोल रहे हैं, जो हमारी आवाज निकल रही है उसको सुनते जाइए। अपने पास एटलस रखिए, अपने पास एटलस रखिए। ठीक है, चलिए, तो ये कार्डेमम हिल्स देख रहे हैं आप, और हमने कहा अन्नामलाई, ये दोनों केरल और तमिलनाडु के बीच हैं। कार्डेमम पूरा क्या है? इलायची, बहुत सारे क्या है? इलायची, ठीक, बहुत सारे जो मसालों के लिए क्या है? ठीक है, मसालों के लिए फेमस है ये पूरा एरिया। ठीक है, स्पाइसेस के लिए फेमस है ये क्षेत्र जो है। तो ये आप देखिए इसकी सबसे ऊंची चोटी क्या है? अगस्थ्यमलई। क्या है? अगस्थ्यमलई। अब इस क्षेत्र में आपने देख लिया, इस क्षेत्र में आपने क्या है? इसको देख लिया, पश्चिमी घाट को आपने देख लिया। ये अब थोड़ा सा आइए इसके तरफ चलते हैं, पूरब की तरफ चलते हैं। पूरब की तरफ चलते हैं, आइए, किधर चलते हैं?
पूरब की तरफ चलते हैं। चलिए पूरब की तरफ चलते हैं। इसको आप देखिए, अब जब पूरब की तरफ चलेंगे, चलिए थाल घाट भोर घाट पहले बता दिया आपको, थाल घाट और भोर घाट पहले बता दिया, इसी पश्चिमी घाट में है, ठीक है ना। ठीक है, थाल घाट मुंबई को नासिक से, ठीक है, और भोर घाट मुंबई को पुणे से जोड़ता है, ठीक है। इन्हीं से होकर रेलवे मार्ग जो है बाकी भारत के अन्य राज्यों तक क्या है निकल के जाते हैं। तो ये हो गया महाराष्ट्र में, और इसको पालघाट, और एक सनकोट्टा दर्रा है सबसे नीचे, देखिए सनकोट्टा, इधर जो आप देखिए अन्नामलाई, और इधर ये नीचे आपका अन्नामलाई, और ये जो आपका कार्डेमम हिल्स है। तो सनकोट्टा केरल में सबसे नीचे दर्रा है सनकोट्टा, ठीक है। और इधर त्रिवेंद्रम जो देखे तिरुवनंतपुरम को इधर मदुरई से जोड़ता है। तिरुवनंतपुरम केरल के से चेन्नई ये आपका तमिलनाडु के मदुरई से जोड़ता है, ठीक है। तो ये सब दर्रे हैं, ये सब दर्रे हैं। अब आइए इधर से, चलिए दिनेश जी, बस क्लास तो देखिए 7 से 8:30 तक चलती है, 7 to 8:30 चलती है, और आप मेरे ख्याल से बहुत बाद में आ रहे हैं। तो चलिए इसको देखते हैं। अब यहाँ से आप देखिए पूरब की तरफ हम चलेंगे, तो ध्यान दीजिएगा, जब हम पूरब की तरफ चलेंगे तो जैसे आपको जो अभी बताया कि यहाँ आपको अन्नामलाई जो पहाड़ियाँ हैं, अन्नामलाई से देखिए, अन्नामलाई जो है, अन्नामलाई, तो अन्नामलाई से जब आगे हम लोग बढ़ेंगे तो इसको याद रखिएगा, अन्नामलाई से जब आगे बढ़ेंगे तो इसी में एक पलनी पहाड़ी है। क्या है? पलनी हिल्स, तमिलनाडु की तरफ है, तमिलनाडु की तरफ। अन्नामलाई से पूरब की तरफ निकली है पलनी पहाड़ियां, पलनी हिल्स, ठीक है, पालनी या पलनी हिल्स पहाड़ियां। तो याद रखिएगा पलनी, क्रम भी याद रखिएगा। अब हम चल रहे हैं इधर तमिलनाडु में दक्षिण से लेकर उत्तर की तरफ, पूर्वी घाट की तरफ चलेंगे, दक्षिण से लेकर उत्तर की तरफ चलेंगे, ठीक है ना, दक्षिण की तरफ चलेंगे, ठीक है। चलिए आगे, अब यहां से जैसे आगे बढ़ेंगे उसको देखते जाइएगा। पलनी पहाड़ियां किसमें है? हमने कहा तमिलनाडु, तमिलनाडु। आगे बढ़ेंगे, अन्नामलाई और कार्डेमम किसमें बताया? दोनों में, अन्नामलाई कार्डेमम तमिलनाडु और केरला दोनों में। पलनी पहाड़ियां अन्नामलाई से इधर की तरफ तमिलनाडु की तरफ निकली हुई हैं। पलनी पहाड़ियों के आगे आप बढ़ेंगे, बढ़ते जाइए, उत्तर से दक्षिण से उत्तर क्रम है, याद रखिएगा, दक्षिण से उत्तर। तो हमने कहा पलनी, पी से लिख दे रहे हैं, बाकी नाम तो बोल ही रहे हैं बार बार। फिर आगे बढ़ेंगे तो देखिए दो पहाड़ियां तमिलनाडु में, ठीक है, शिवराय और जावदी, शिवराय, शिवराय, और कौन सी हमने कहा? जावदी, शिवराय और जावदी पहाड़ियां, ठीक। शिवराय और अगस्तमलई चोटी है भाई सतीश जी, अगस्तमलई चोटी। तो शिवराय और जावदी पहाड़ियां, ये भी कहां? तमिलनाडु में, शिवराय और जावदी तमिलनाडु में। फिर आप आगे बढ़ेंगे, जैसे ही आगे बढ़ेंगे शिवराय जावदी आगे, इसके बाद आपको जो है पालकोंडा, कौन सी पहाड़ी? अब आंध्रा आ जाइए, आंध्रा। तो जैसे आंध्रा में प्रवेश आप करेंगे, आंध्रा में आपको मिलेगा पालकोंडा। तो पालकोंडा कहां है? आंध्रा में, पालकोंडा, पालकोंडा। फिर आप देखेंगे पालकोंडा के बाद वेलिकोंडा, फिर क्या है? एक पहाड़ी है वेलिकोंडा, वेलिकोंडा लिख दे रही, वेलिकोंडा, वेलिकोंडा। फिर आप देखिए एक है नल्ला मल्ला, कौन सी है? नल्ला मल्ला। तो ये जो आप देख रहे हैं दक्षिण से उत्तर, ये आंध्रा में तीनों हैं। पालकोंडा कहां है? पालकोंडा, फिर हमने कहा वेलिकोंडा और नल्ला मल्ला। पालकोंडा, वेलिकोंडा, नल्ला मल्ला, ये क्या है? ये तीनों पहाड़ी क्षेत्र किसमें है? ये तीनों पहाड़ी क्षेत्र आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में है, ये आंध्र प्रदेश में है। अब इसके आप आगे चलेंगे तो आप देखिए यहां आपको उड़ीसा, आगे आप चलेंगे इधर तो उड़ीसा, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ वाला जो एरिया आप देख रहे हैं, छत्तीसगढ़ में आप देखिए एक पहाड़ी आप देख रहे हैं, छत्तीसगढ़ वाला एरिया। तो छत्तीसगढ़ में आपको मिलेगा दंडकारण्य रीजन, छत्तीसगढ़ में क्या मिलेगा? दंडकारण्य रीजन। पूरब में चल रहे हैं, छत्तीसगढ़ में दंडकारण्य रीजन, ठीक है, दंडकारण्य रीजन, वही पूरा बस्तर का पठार, ठीक। दंडकारण्य जो है उसका विस्तार आप देखिए उड़ीसा तक है, लेकिन मूलतः क्या है? छत्तीसगढ़ का पूरा जंगली एरिया। और वही क्या है? नक्सल अफेक्टेड एरिया भी है, नक्सल प्रभावित क्षेत्र, ठीक है, नक्सल प्रभावित क्षेत्र भी है,
नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, इसको ध्यान दीजिएगा, नक्सल प्रभावित क्षेत्र भी है। तो सारी बातें जोड़ते चलिए। अब इसी में देखिए इसकी जो यहां आप देखिए उड़ीसा में आइए तो आप जानते हैं कि महेंद्रगिरी, महेंद्रगिरी तो सबसे ऊंची चोटी महेंद्रगिरी 1501 मीटर। कहीं कहीं आपको अरोया कोंडा भी मिलती है, आंध्रा में है कि सबसे ऊंची है पूर्वी घाट की, लेकिन जो अधिकृत तौर पर है वो आप देखते हैं यही क्या है आपका महेंद्रगिरी। कौन सी है? महेंद्रगिरी, इधर आपकी उड़ीसा में। ठीक है, तो ये पूरा ये जो पहाड़ी वाला क्रम है पूर्वी घाट वाला, ये देखिए यहाँ जो है महानदी तक आता है, महानदी तक। इसका विस्तार किधर है? महानदी तक, इसका विस्तार महानदी तक है। फिर से जो बताया याद रखिएगा, पूरब दक्षिण से उत्तर की तरफ बढ़ रहे हैं। दक्षिण में हमने कहा पलनी पहाड़ी तमिलनाडु, फिर सेवराय और जावदी पहाड़ियां तमिलनाडु, फिर उसके बाद ऐसे क्रम भी यही रहेगा, फिर पालकोंडा, वेलीकोंडा, नल्ला मल्ला आंध्रा, फिर आप आगे आएंगे इधर हमने कहा दंडकारण्य रीजन छत्तीसगढ़, दंडकारण्य रीजन। ठीक है, ठीक है, ये दंडकारण्य रीजन, इसको आप देखिए। इसके बाद हमने कहा यही जो है चला जाता है कहां तक? यही आगे चला जाएगा इधर आपका देखिए आगे आपका उड़ीसा में नयागढ़ टीकरापाड़ा। ठीक है, दो पहाड़ियां उड़ीसा में, महानदी के दोनों तरफ दो पहाड़ियां हैं, एक नयागढ़ और एक टीकरापाड़ा। नयागढ़ और टीकरापाड़ा, नयागढ़ और टीकरापाड़ा कहाँ है? उड़ीसा में। इन्हीं के बीच से महानदी बहती है, इन्हीं के बीच से महानदी बहती है। तो नयागढ़ और टीकरापाड़ा यहाँ उड़ीसा तक। तो इस प्रकार से यहाँ विस्तार है। फिर आप देखिए नयागढ़ टीकरापाड़ा के बाद फिर हमने कहा था कि छोटा नागपुर पठार का हिस्सा आ जाएगा, गढ़जात पहाड़ियां। क्या आएगा? गढ़जात पहाड़ी। तो यहां तक पहुंच गए, यही पहुंचना था। देखिए यहां तक पहुंच गए। दंडकारण्य में आप बस्तर का पठार देख रहे हैं। ठीक है, बस्तर का पठार जो दुर्ग क्षेत्र है छत्तीसगढ़ में। और इसी में आप देखेंगे ध्यान से कुछ और चीजें अगर आपको दिखा दें, इसी में आप देखेंगे तो यहां जो आपका जो नीलगिरी पहाड़ी का ऊपरी हिस्सा है, नीलगिरी पहाड़ी, उसको आप कहेंगे बंगलौर। कर्नाटक में बंगलौर पठार, बंगलौर पठार। ठीक है, इसी बंगलौर पठार से लगा हुआ जो आंध्रा का हिस्सा है पहाड़ी, आंध्र प्रदेश का, उसको आप कहेंगे रायलसीमा। ध्यान दीजिएगा, सब पूछता है रायलसीमा कहाँ है? आंध्रा। बेंगलोर से जो लगा हुआ पूर्वी भाग किसका? आंध्र प्रदेश का, रायलसीमा। क्या बोलेंगे? रायलसीमा। इसके बाद आप आगे आएंगे तो देखिए ये जो हैदराबाद वगैरह जो रीजन है आप देख रहे हैं, यहीं से आगे ये आपका पूरा अब अलग एक राज्य बन गया है, जानते हैं, तेलंगाना। ये पठार है तेलंगाना। तेलंगाना पठार किसका हिस्सा है वास्तव में? ये दक्कन पठार से ही जुड़ा हुआ है। तो कर्नाटक पठार, तेलंगाना पठार वास्तव में दक्कन पठार से ही क्या है? संबंधित है। तो दक्कन पठार के जो पूर्वी भाग में पूर्वी हिस्सा आपने क्या देखा? तेलंगाना। पहले ये आंध्र प्रदेश का भाग था, अभी तेलंगाना आप जानते हैं अलग राज्य है। तो तेलंगाना पठार, तो ये भी इसी में आप देखेंगे कर्नाटका पठार भी आपको मिलेगा, कर्नाटका पठार। तो इस प्रकार से आप ये पूरा जो क्षेत्र है आप देख पा रहे हैं कि यहाँ तक जो है विभिन्न प्रकार की जो है पहाड़ी संरचनाएं, और कुछ संरचनाएं इसमें और हैं, इसको भी आप देख लीजिए। यहाँ तक पहुंच गए। कुछ संरचनाओं में जैसे आप देखिए यहां जब एमपी में आप आते हैं तो ठीक है, सतमाला और अजंता, यानी जैसे ही आप तापी नदी के नीचे आते हैं दक्कन पठार पे, तापी नदी के नीचे पूरा दक्कन पठार का रीजन है, तो उसमें सबसे पहले आप देखते हैं सतमाला, और उसके बाद पूरब में अजंता। ये वही अजंता एलोरा वाली गुफाएं हैं, अजंता एलोरा जो आप देखते हैं, ठीक है ना, वही एरिया है जहां आप देखेंगे बौद्ध धर्म, जैन धर्म और जो शैव, जो शंकर जी से शैव संप्रदाय से काफी चीजें जुड़ी हुई हैं। तो कह लीजिए कि ये क्या है आपका अजंता। तो सतमाला अजंता। उसके नीचे आप देखेंगे तो हरिश्चंद्र और बालाघाट, हरिश्चंद्र और क्या? बालाघाट, बालाघाट, हरिश्चंद्र और बालाघाट रेंज, हरिश्चंद्र और बालाघाट रेंज ये भी इसी संबंधित है, महाराष्ट्र के जो पठार से संबंधित है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। नीचे हमने कहा बाकी कर्नाटक में बाबा बुदान हिल्स पहाड़ी तक पहुंचते हैं, और उसके नीचे जो आपको विभाजन। तो इस प्रकार से आपको ये जो पठारी क्षेत्रों का विभिन्न प्रकार का विभाजन था और इसकी विशेषता, कैसे निर्माण,
पूर्वी घाट को आपको पहले बता दिया, पूर्वी घाट कैलिडोनियन पर्वत निर्माण है, अरावली से, ठीक है, नया है लेकिन अरावली के तुरंत बाद निर्मित हुआ, यानी सबसे पुरातन श्रृंखलाओं में दूसरे नंबर की श्रृंखला है, कभी अगर आए तो याद रखिएगा, ठीक है। और क्या था, वलित पर्वत था, ये भी आपको बता दिया। तो इस प्रकार से वर्तमान में क्या है, पूरी तरह से कटा पिटा है, ये भी सुन लीजिए। पूर्वी जो घाट है उसकी चौड़ाई पश्चिमी घाट की तुलना में ज्यादा है। पूर्वी घाट की चौड़ाई आप देखेंगे 100 से 200 किलोमीटर के आसपास चौड़ाई ज्यादा है, लेकिन ऊंचाई क्या है, औसतन 600 मीटर, उसकी 900 से 1300 आप पढ़े थे, ठीक है। वो सतत था पश्चिमी घाट। पूर्वी घाट क्या है, कटा पिटा है नदियों द्वारा, महानदी, कहीं आप फिर देखिए गोदावरी, कृष्णा, कावेरी नदियों से कटा पिटा है, तो अवशिष्ट पर्वत की तरह दिखाई देता है। तो चौड़ाई ज्यादा है, लेकिन हमने कहा ऊंचाई क्या है, कम है, याद रखिएगा। सतत नहीं, कॉन्टिन्यूअस नहीं है, कटा पिटा है। आपने देखा नदियों द्वारा, पुरातन पर्वत भी है और नदियों द्वारा काटा गया है, ठीक। अब बाकी आप अगली क्लास में हम लोग तटीय मैदानों की विशेषताएं अभी जाननी है, और भी कुछ है। तटीय मैदानों को पढ़ेंगे, पश्चिमी पूर्वी तटीय मैदान, द्वीप समूहों को भी देखेंगे, और फिर जो बचे हुए हैं कुछ दर्रे और ये सारी चीजें अलग अलग जो हैं उनको भी हम लोग विस्तार से देखेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, चूंकि समय हो गया, और ठीक है, आशा है कि आप लोगों ने इसका लाभ उठाया होगा, इसको ध्यान से चीजों को सुना होगा, देखा होगा। क्रम भी आपको जिस क्रम से उत्तर दक्षिण या पूरब पश्चिम जैसे है वैसे ही बताया है, तो इसको ध्यान रखिएगा। इसको थोड़ा सा क्या है, रिवाइज करिएगा, इसको थोड़ा सा रिवीजन करिएगा, आपका काम और आसान होगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी अभी जुड़े रहिए आप। बहुत सारी बातें हमने कहा, अभी तो शुरुआत है, इसमें बहुत सारी चीजें हैं जिसको हम लोग एक एक करके देखेंगे, ठीक है, सभी पक्षों को देखेंगे हम लोग। तो आज के लिए इतना ही, उम्मीद है आप लोगों ने इसका लाभ लिया होगा, आप लोग जुड़े, ठीक। इसके लिए आप लोगों का धन्यवाद। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, ढेर सारी शुभकामनाएं आप लोगों के लिए है। गुड नाइट, थैंक यू वेरी मच।